क्या दीपावली पे एक्चुअल में तंत्रिक विद्याएं होती हैं? इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड ये सब कुछ एक एनर्जी है। तंत्र में मंत्र का भी इस्तेमाल है, यंत्र का भी इस्तेमाल है, न्यास का भी इस्तेमाल है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी की तस्वीर या किसी का नाम या उसके नाम का मंत्र पढ़ के उसको वशीकरण कर सकते हैं? अगर आप एनर्जी में बिलीव करते हैं तो हर सवाल का जवाब यस है। हमारे समाज में आज की डेट में डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। रिलेशनशिप्स या शादी इन सब की जो शुरुआत हुई थी, अगेन इफ यू गो बैक टू आवर रूट्स, इनका पर्पस था पेशेंस। आपने राइटली बोला, पेशेंस लेवल्स हैव गॉन डाउन। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस हैव गॉन वेरी हाई। दो लोग साथ तभी आ रहे हैं जब कोई मतलब साथ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और मैं हूं करुण कश्मीरी। वही फिर से बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ यूट्यूबर। आज जिनको हमने अपने स्टूडियो में दोबारा से आमंत्रित किया है, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इनडायरेक्टली बहुत कम है, डायरेक्टली ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। एक तो उनके साथ ये चीज़ कनेक्टेड है, मैं चाय का कप इसलिए ले रखा है कि मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ कि जिस दिन हमने पहला पॉडकास्ट शुरू किया था। उससे पहले हम बहुत चीज़ें कर चुके थे, लेकिन जब हमने एक्चुअल में सोचा कि हम पॉडकास्टिंग करेंगे, जनवरी का लास्ट के दिन थे और शायद 27 या 28 जनवरी 2023 की बात है। हम ऐसे ही गर्म चाय के कप के साथ उनके साथ बैठे और हमने पहला पॉडकास्ट शुरू किया। 2 साल में उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो आज एक तरह से ये हमारा एनालिसिस भी होगा इस चैनल का कि हम 2 साल में हम कहाँ पहुँचे, कितना सही गए, कितना हमने गलत किया। और दूसरा, आज का हमारा जो एपिसोड है वो विशेषतर डेडिकेटेड है फेस्टिव सीज़न के ऊपर, जो हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल आ रहा है सनातन में, जिसको दीपावली कहते हैं। दीपावली पे ये कहा जाता है कि ये ऐसा त्यौहार है जहाँ पे चाहते ना चाहते हुए भी आपके अंदर एक उल्लास होता है, आप में एक खर्चा करने की फितरत होती है, जेब में पैसे हों ना हों, लेकिन बाज़ार इस तरह से चलता है, आपकी फीलिंग थॉट प्रोसेस इस तरह से होते हैं कि आप खर्चा करना चाहते हो। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे महाविद्याएं जिनको सिद्धि की जाती है, जिसको तंत्र या मंत्र कहा जाता है, वो भी इसी दिन होती हैं। तो व्यापार की अगर बात की जाए, कई हमारे देश के आज भी राज्यों में दीपावली से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी की। मतलब दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसके साथ लगभग हर इंसान, इररिस्पेक्टिव वो किस कम्युनिटी से आता है, वो किस कास्ट से आता है, किस क्रीड से आता है, वो अपने आप को इसके साथ जोड़ता है, क्योंकि माहौल इस तरह से बनना शुरू हो जाता है कि हर कोई इसके साथ एसोसिएटेड है। तो हमारा जो फोकस रहेगा दीपावली के ऊपर, जो पूजा अनुष्ठान होते हैं और जो तंत्र मंत्र की विद्या की जाती है, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, हम लोग कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन आज हम ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैंने बहुत ले लिया है। वेलकम करते हैं हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर पूजा चोपड़ा को। पूजा जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लग रहा है, पहले पॉडकास्ट और फिर आज 2 साल बाद एक बार फिर आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए, इनवाइट करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे हमने शुरू में बताया अपने दर्शकों को कि आप हमारी पहली गेस्ट थी। 2 साल में आप क्या देखते हैं कि मंथन ने क्या तरक्की करी, या हमने क्या टेक्निकली कुछ चीज़ें इंप्रूव करी हैं, या हमारा कम्युनिकेशन का तरीका, या एडिटिंग का तरीका, या रिकॉर्डिंग के तरीके में क्या फ़र्क आपको लग रहा है कि 2 साल में हम कहीं पहुँचे हैं या अभी भी वहीं पे रेंग रहे हैं? मैं तो ऑलरेडी आपसे इंस्पिरेशन ले रही हूँ। जितना ग्रेजुअल, जो एक हम बोलते हैं ना, सही पेस पर आपने इवॉल्व किया है इन 2 सालों में, इतने क्वालिटी ऑफ स्पीकर्स आप लाए, मुझे नहीं लगता आपने शायद कोई टॉपिक छोड़ा होगा जिस पर आपके चैनल पे पॉडकास्ट ना हो। ऑफ कोर्स टेक्निकली जैसे आपने बोला, वी आर सीइंग द ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट एवरी वीक। आई मस्ट से आपका कॉन्फिडेंस में पहले भी मुझे कोई डाउट नहीं था, आज भी नहीं है। एंड सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू 2 साल की जर्नी में इतना आगे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा पूजा जी, आज जो हमारा मेन मुद्दा है वो इसलिए हमने उठाया, एक तो दीपावली आ रही है और इसके साथ ना बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग उसको भ्रांतियाँ कह देते हैं, कुछ लोग वहम कह देते हैं। यूथ ये कहता है कि हम उसमें नहीं बिलीव करते, लेकिन अगर मैं मानूं तो आज यूथ ही सबसे ज़्यादा उसमें बिलीव कर रहा है। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो क्या दीपावली पे एक्चुअल में तंत्रिक विद्याएं होती हैं? इसका सीधा सीधा जवाब है यस। लेकिन ये दीपावली पर ही नहीं होती, ये नवरात्रों से शुरू हो जाती हैं। राइट। दिवाली इज़ द टाइम टू कंक्लूड देम।
नवरात्रों से शुरू किया जाता है कि दिवाली तक आपको उन विद्याओं को सिद्ध कर लेना है, दैट इज़ वेयर द कंप्लीशन शुड हैपन। वो है दिवाली का ही पर्पस। तो दूसरा ये भी है कि दीपावली पे ये कहा जाता है कि जो सिद्धि आप पूरे साल में नहीं कर पाते, ये दिन इतना ऑस्पिशियस होता है कि बड़े से बड़े भी जो योगी या सिद्ध पुरुष होते हैं या जो तांत्रिक होते हैं, वो इस दिन मतलब उस तरह के अनुष्ठान करते हैं जिसमें वो कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड ये सब कुछ एक एनर्जी है, और जब आप इस एनर्जी के साथ एक सेट टाइम पीरियड लगा देते हैं फुल डेडिकेशन के साथ, तो उसकी सिद्धि होनी ही होनी है। दीपावली का टाइम अगेन मैं यही बोलूँगी, क्योंकि वो नवरात्र से उसका बेस बनना शुरू हो जाता है। नवरात्र का टाइम है हमारी 10 महाविद्या की साधना। सो वो साधना है जो आपको फाइनली दिवाली वाले दिन, उस अमावस वाले दिन, वो सब कंक्लूड करने में मदद करती है। अब हम एक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, एक्चुअल में तंत्र मंत्र होता क्या है? वाओ, आई विल बी सो हैप्पी टू आंसर दिस, क्योंकि तंत्र को लेके हाँ आई थिंक मेजॉरिटी के दिमाग में सिर्फ फियर है या उसकी नेगेटिविटी ही है। तंत्र बहुत ही खूबसूरत विद्या है, बहुत एंशंट है। और तंत्र इसलिए भी मैंने खूबसूरत कहा क्योंकि ये एक विद्या है जो हमारी बॉडीज, एनर्जी बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, हमारा मटेरियल वर्ल्ड, हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है टू कनेक्ट विद अ हायर कॉन्शियसनेस, इस दोनों का इंटर कनेक्शन ढूंढती है। तंत्र में मंत्र का भी इस्तेमाल है, यंत्र का भी इस्तेमाल है, न्यास का भी इस्तेमाल है, तो ये होलिस्टिक है। और तंत्र को कहा गया है कि एक फास्टर, कोई चीज़ जल्दी अचीव करने की विद्या है। तो वो जल्दी का जो एस्पेक्ट है ना, वो कहीं हमें गलत दिशा में ले गया, बट इससे फैंटास्टिक विद्या आई हैव एटलीस्ट नॉट कम अक्रॉस। हम कई बार ये सुनते हैं कि कहा जाता है कि तंत्र विद्या में एक वशीकरण विद्या होती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी की तस्वीर या किसी का नाम या उसके नाम का मंत्र पढ़ के उसको वशीकरण कर सकते हैं? अगर आप एनर्जी में बिलीव करते हैं तो हर सवाल का जवाब यस है। पॉइंट इज, तंत्र जो है, आपने वशीकरण की बात करी, तंत्र में खटकर्म होता है। खटकर्म के 6 पार्ट्स हैं। अब खटकर्म क्या और क्यों, बहुत ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तंत्र का ऑब्जेक्टिव था कि आपको हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना है, फाइनली यूनियन। हम सबका पर्पस यही है, जितने मर्जी हम बर्थ्स ले लें, एंड में साइकिल को ख़त्म होना है, जिसको हम मोक्ष की बात करते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पर्पस इज दैट। उसको अचीव करने के लिए तंत्र में 6 खटकर्म है। पहला, आकर्षण। क्या आकर्षण करना है? हमारा मन। तंत्र की विद्या हमारे अपने लिए है, दूसरे पे करने के लिए नहीं है। लेकिन हम तो दूसरे हम को तो आकर्षित करते करने ही के लिए हाँ, करते तो हैं। आकर्षण की बात ये थी कि मैं अपना मन कंट्रोल में नहीं कर सकती, और अगर मन कंट्रोल नहीं होगा तो हायर यूनियन कैसे होगा। मन को कंट्रोल करने के लिए ये 6 कटकर्म बने थे, जिसमें आता है पहला आकर्षण, कि आई अट्रैक्ट माई ओन माइंड एंड टेल इट टू फोकस ऑन द हायर सेल्फ। जब मुझे लगा कि आकर्षण से काम नहीं हो रहा, मैंने वशीकरण शुरू किया। वशीकरण क्या है? अगेन आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई ओन माइंड टू रीच दी हायर कॉन्शियसनेस। वो नहीं हुआ, मैंने उच्चाटन किया। उच्चाटन क्या हुआ? मैंने उसको फिर फोर्सफुली कहा कि तुम वर्ल्डली चीज़ों से अपने आप को डिटैच करो, क्योंकि तुम हायर यूनियन में जा ही नहीं पा रहे। वो है उच्चाटन। फिर मैंने विद्वेषण किया, कि झगड़ा। मैंने अपने ही मन के साथ लिटरली एक वॉर छेड़ दी कि तुझे समझ ही नहीं आ रहा, ना आकर्षण से, ना विकर्षण से, ना किसी और चीज़ से। विद्वेषण कर दिया कि नाउ आई एम फाइटिंग विथ यू, एंड मैं तेरे ऊपर जीत कर फिर हायर से कनेक्ट होने जाऊंगी। इसके अलावा है मारन। दैट इज़ द लास्ट स्टेज। मारन मतलब अब मैंने बोल दिया उसको, भाई मन को मैंने हर चीज़ से मार दिया, और बोला कि नहीं, अब मैं फाइनली कुछ नहीं सुनूंगी तेरी, ऑल थिंग्स एंड एंड आई एम नाउ गोइंग टू कनेक्ट दी हायर एनर्जीज। ये खटकर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? कुंडलिनी एनर्जी जो है, जो हमारे चक्रा के बेस चक्रा, रूट चक्रा पे है, उसको फाइनली ऊपर ले जाके डिवाइन से कनेक्ट करना। बेसिकली फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को कंबाइन होके यूनियन पे आना है। तो मतलब देखा जाए तो जैसे हम नॉर्मल भी अपनी लाइफ में कहते हैं कि वो कहते हैं साम दाम दंड भेद, अगर कुछ नहीं हो तो एंड में फिर घुसोना तो चलता ही है, तो वो फिर एंड में आपके एग्जैक्टली यही है। बट हमने किया क्या? इन सारी विद्याओं को अपने मन पे यूज करने के बदले दूसरे को आकर्षण, दूसरे का विद्वेषण, दूसरे के साथ डैमेजिंग चीजें चालू कर दी, और इसका बेसिक पर्पस खत्म हो गया। अच्छा, अभी आपने एनर्जीज की बात करी। आज हम अगर एनर्जीज की बात करें तो वास्तुशास्त्र आजकल शायद सबसे ज़्यादा हॉट और डिस्कसेबल टॉपिक है। मैं ये तो नहीं कहता कि लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं, अगर हम 10 रील्स देखते हैं तो उसमें से 8 रील जो होंगी वो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सब ऑकल्ट साइंस ऑकल्ट साइंसेस, मतलब ऑकल्ट साइंसेस के ऊपर हैं, ठीक है। तो
और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हमारे जो पुरखे थे वो बुद्धिमान हमसे कम थे, वो इन वहमों में पड़े रहते थे, और शायद हम आज की डेट में उससे ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे टाइम पे हमें याद है कभी ऐसा नहीं होता था कि दीपावली 2 दिन मनाई जाए, या होली का त्यौहार 2 दिन आता है, या जन्माष्टमी 2 बार हो। आजकल तो हम एक एक मिनट की कैलकुलेशन ले रहे हैं, कोई कह रहा नहीं आज हो रहा है, कोई कह रहा कल हो रहा है। तो आप ये मानती हैं कि हम अपनी रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं, या हम एक्चुअल में भटके हुए थे, हमें अब समझ आ गया कि हमारी जो एंशिएंट साइंसेस है वो ही सब कुछ है? आपने बहुत अच्छी बात बोली। हमारी एंशिएंट साइंसेस में हर चीज़ कवर्ड है। जो हमारे मॉडर्न ज़माने, जिसको हम मॉडर्न बोलने लग गए हम, या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बोलने लग गए, उसमें हर एस्पेक्ट कवर्ड है हमारे एंशिएंट विजडम में। छोटी सी बात, हमको कहा जाता था सुबह जल्दी उठो। हम बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठने से क्या है, जब मैं आई एम मोर प्रोडक्टिव, आई एम मोर एफिशिएंट इन द नाइट, व्हाई नॉट? सो द सिंपल रीज़न वाज सनलाइट। सन की गेजिंग लेके या सूर्य की रोशनी लेके हम अपनी बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिक्स, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म कर देते हैं। विटामिन डी का सोर्स तो है ही, मतलब मेडिकल रीज़न से भी दैट्स इफेक्टिव। मैं पुराने ज़माने की कोई भी चीज़ लूँ, आपने वास्तु की बात करी, विश्वकर्मा प्रकाश जी या विश्वकर्मा जी हैं जिन्होंने ये सारा चीज़ें रची। जो महल हम बात करते हैं, चाहे रावण का महल हो, चाहे पुराने कितने ही मंदिर हो, आपने देखा है बहुत सारे मंदिरों में रश ज़्यादा होता है और बहुत सारे मंदिरों में रश नहीं होता। उन मंदिरों को अगर स्टडी करें, जो कुछ लोगों ने करा है, वो मंदिर वास्तु के हिसाब से बने हैं, उनमें रस ज़्यादा है। हम अपने घरों को वास्तु के हिसाब से बनाने लग गए। कुछ भी नहीं तो कलर्स, कर्टन्स, अपहोल्स्ट्री, इनका तो ध्यान रखने ही लग गए। वाई? बिकॉज एनर्जी, हर दिशा का एक बल है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है अर्थ की, वो साइंस है। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, मनी, इन सब का इनफ्लो ला रही है, क्योंकि दैट्स अ पॉजिटिव एनर्जी कमिंग, दैट्स फ्लोइंग। साउथ में उसी एनर्जी को हमको रोकना है, इसलिए बोला जाता है साउथ को बाहरी करिए। क्यों करिए? कि जो नॉर्थ से एनर्जी आ रही है साउथ में, उसको रोकेंगे। नहीं रोकेंगे तो वो बाहर निकल जाएगी। ईस्ट, सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, सो ईस्ट बहुत ही प्रबल दिशा है, प्राण वायु की दिशा है। आप और हम जो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो प्राण वायु उसी सन की वजह से तो आ रहा है, उन्हीं पौधों की वजह से तो आ रहा है, जिनको ईस्ट में रखने की बात की जाती है। तो वास्तु बोलें, एनर्जी बोलें, ऑकल्ट साइंस की कोई विद्या बोलें, एंशियंट विजडम से ही निकली है। हमारे सारे ऋषि मुनि सब हमें परफेक्ट सूत्र दे गए हैं। हमने मॉडर्निटी के नाम पे हम शर्माने लग गए कि अगर मैं बताऊंगी कि ओ मैं वास्तु मानती हूँ, या ओ मैं कोई मंत्र पढ़ती हूँ, या मैं चैंटिंग करती हूँ, तो आप उसको बोरिंग समझने लग गए, आप उसको पिछड़ा हुआ समझने लग गए। दैट्स अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कीपिंग योर वाइब्रेशंस टू अ वेरी वेरी हायर फ्रीक्वेंसी। मैं इसमें ना एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। लोग एक तरफ तो कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन मैंने मैक्सिमम टाइम ये देखा है ट्यूसडे को ज़्यादातर लोगों ने येलो कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि ट्यूसडे गुरु का दिन है और लोग पीला पहनते हैं। थर्सडे। और दूसरा क्या है कि आज की डेट में इस बात पे बहुत सारी बहस होनी शुरू हो गई है कि साउथ में ज़्यादा पैसा क्यों है, दिल्ली का साउथ पार्ट जो है वो अमीर क्यों है, हमारे साउथ रीजन्स क्यों हैं। तो वही है कि नॉर्थ से जाके साउथ वालों ने उसको रोक लिया है, ठीक है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा साउथ उस तरह से बनाया जाए ताकि जो नॉर्थ से एनर्जी आ रही है वो साउथ में रुक जाए। तो बात वही है कि मान तो सारे रहे हैं, लेकिन मानना नहीं कोई भी चाहता। छुपा के सब मान रहे हैं, छुपा के सब। बिहाइंड द सीन्स एवरीबडी कहीं ना कहीं। इसका एक और रीज़न है, जो हमारा फियर है ना, वो कहीं ना कहीं हमें धीरे धीरे इन पर ले जाता है। बट मेरी इस चैनल के थ्रू सबसे रिक्वेस्ट है, फियर की वजह से किसी साइंस को, किसी विद्या को अपनाना नहीं। उसको समझिए, पहले उसकी डेप्थ में जाइए, वो आपको हर चीज़ का बहुत पॉजिटिव आंसर देगी, आपको कारण बताएगी कि हर चीज़ का कारण क्या है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि मैंने पहले भी किसी के साथ पॉडकास्ट किया था और आपसे दोबारा ऑथेंटिकेट करवाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कभी भी एक साइंस के ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर आपको न्यूमरोलॉजी करनी है तो आपको न्यूमरोलॉजी के साथ में एस्ट्रोलॉजी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके नंबर्स आप कैलकुलेट करें तो, लेकिन आपके अगर ग्रह उस नंबर के साथ सूट नहीं है तो वो नहीं होगा। अगर आपने नंबर और आपके ग्रह मैच कर लिए, लेकिन आपके घर का वास्तु या जो आप जहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल का वास्तु सही नहीं है, तो वो भी काम नहीं करेगा। क्या ये सही है कि अगर हम एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, या एक अच्छा वास्तुकार बनना चाहते हैं, या एक अच्छा ज्योतिष बनना चाहते हैं, तो हमें तीनों की थोड़ी थोड़ी स्टडी तो करनी पड़ेगी? वो बात अलग है कि हमारी पीएचडी या मास्टरी किस में हो जाती है। इसको ऐसे समझते हैं कि वास्तु जो विद्या है वो प्रेमिसेस की विद्या है। अच्छा सॉरी, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो आपका सब्जेक्ट भी है, एक टैरो जो बीच में है, उसको भी इसके साथ कैसे मिंगल किया जाएगा? सो अगेन आई विल कम टू इट। हर विद्या एक अलग एस्पेक्ट के लिए बनी है। वास्तु विद्या बनी है प्रेमिसेस के लिए, ऑफिस कॉम्प्लेक्स हो, आपका घर हो, आपका कोई गोडाउन हो, आपकी फैक्ट्री हो, उनमें
चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। वो डिज़ायर मैनिफेस्टेशन की विद्या है, और डिज़ायर मैनिफेस्टेशन वो थ्रू हमारे प्रेमिसेस देती है। जब हम कार्ड्स की बात करें, चाहे टैरो हो चाहे एंजल कार्ड्स हो, वो हमें हमारी दिनचर्या को कैसे जीना, या हम कहाँ लैक कर रहे हैं, या कौन सी पावर हमें इस वक्त जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हम उस एंजल को इन्वोक करते हैं उस कार्ड के थ्रू, और वो विद्या लेते हैं। न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे तो हमारे नंबर्स, जो हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, इनसे हमें इन्फ्लुएंस कर रही है। और एस्ट्रोलॉजी आपको पता है हमारे ग्रह। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक का थोड़ा थोड़ा समझ लो और काम हो जाएगा। हर विद्या का अपना एक एस्पेक्ट है जो वो मीट करेगी। जब आप टोटलिटी में इसको ले लेंगे, कंप्लीट ओकल साइंस को, तो आप बोल सकते हैं कि आपने अपने एनर्जी बॉडी के हर एस्पेक्ट पे काम कर लिया। तो इनका इंटीग्रेशन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कई लोग आजकल एस्ट्रो वास्तु की बात जैसे कर देते हैं, अब उसको टेक्निकली जब स्टडी करेंगे तो वो प्लानिटरी पोजीशंस और वो वास्तु की टर्म्स वो मिसमैच हो जाती है, तो उससे सही रिजल्ट आ ही नहीं पाता। तो हमें हर विद्या का वो यूज़ करना है जिसके लिए वो बनी है, रादर देन ज़बरदस्ती उनको अमेलगेमेट कर करके। अब एक घर में आप रह रहे हैं, वास्तु वहाँ का समझ लीजिए ठीक नहीं है, लेकिन कोई एक जना घर का प्रॉस्पेरस है, मतलब वो अपने काम में, अपने जॉब में तरक्की कर रहा है, बाकी 2 या 3 नहीं कर पा रहे, या एक ही नहीं कर पा रहा और बाकी 3 बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस एक इंसान के अपने ग्रह वीक हो सकते हैं जो उसको उस स्थान की पावर यूज़ करने नहीं दे रहे। अच्छा, दूसरा आज की डेट में जैसे न्यूमरोलॉजी बड़ा इन हो गया है, क्योंकि नंबर्स की कैलकुलेशन है, क्योंकि हमारे बच्चों को आज की डेट में क्या है कि जो चीज़ लॉजिकली समझ आती है उनको क्या कि हाँ नंबर्स की कैलकुलेशन हो रही है तो ये बिल्कुल सही है, तो न्यूमरोलॉजी की तरफ लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मैं अपने जो मेरे नाम के स्पेलिंग्स हैं उसको नंबर्स के हिसाब से मैच करके, अगर मैं उसको कुछ एक अक्षर ऐड कर लूँ या एक अक्षर हटा दूँ, उसको करके अगर मैं उसको बैलेंस कर लूँ, तो क्या मैं अपने करियर में, अपनी प्रॉस्पेरिटी में, अपनी ग्रोथ में चेंज ला सकता हूँ? ये एक एस्पेक्ट होगा, जैसे मैंने अभी बात करी, कोई सिंगल एस्पेक्ट आपको ऊंचाई तक पहुंचा भी सकता है और हो सकता है ना भी पहुंचा पाए, उसको और चीज़ों के बल की ज़रूरत पड़े। दिस इज़ वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। राइट। हम इसको यूनिवर्सल या जनरलाइज्ड लॉ नहीं कह सकते। ये एक तरीका है, एक दवाई है। मान लीजिए आपको अब 2-3 बीमारियां हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ बीपी की गोली खा के क्या बाकी बीमारियां भगा सकता हूँ। तो सिमिलर लॉजिक अप्लाइज हियर। न्यूमरोलॉजी में क्या है, नंबर 1 इज सन, नंबर 2 इज मून। अगर मेरा मून वीक है तो वो 2 नंबर मेरे को बेनिफिट ला पाएगा, नहीं ला पाएगा, अगेन आई विल कम बैक, फॉल बैक टू माई एनर्जीज। कि अगर मैं अपने इमोशनल एनर्जीज जो मून से कनेक्टेड हैं, अगर मैं उनको हायर वाइब्रेशंस पे नहीं ले जा पा रही, तो कोई विद्या मुझे बहुत जल्दी मदद नहीं करेगी। राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले कलर थेरेपी की बात करी थी। कहा जाता है कि सफ़ेद एक ऐसा रंग है जिसके ऊपर कोई भी रंग चढ़ाया जा सकता है और वो अपने आप में भी एक अलग तरह का रंग है, मतलब सफ़ेद के आगे कुछ नहीं टिक सकता, आप जितने मर्जी अच्छे। तो क्या ये सही है कि जिस इंसान के ऊपर कुछ काम ना कर रहा हो, वो अगर सफ़ेद रंग को आजमा ले, उसकी काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं? हम किसी बात की एक्सट्रीम केस में नहीं जा सकते। Right. हमें एक मिडिल पाथ, एक बैलेंस्ड पाथ, अब या इंटीग्रेटेड, बैलेंसिंग भी गलत वर्ड है, इंटीग्रेटेड पाथ अपनाना ही पड़ेगा। वाइट कलर जो है अब वो ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखने वाला कलर है। अगर आप ऑफ वाइट बोलेंगे तो एक न्यूट्रल कलर है। जैसे हम अपने घर के हर कोने को एक अलग रंग तो नहीं जनरली कराते, थोड़ा सा फनी हो जाता है कईयों के लिए, तो ऑफ वाइट इसलिए कर दिया जाता है अक्सर क्योंकि वो न्यूट्रल कलर है, वो हर दिशा को डिस्टर्ब नहीं करता। क्योंकि मैं इसलिए पूछना चाह रहा था ये चीज़ को, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बात करी कि लोग कहते हैं साउथ वालों के पास पैसा बहुत है, लोगों ये रिलेट करते हैं कि साउथ वाले सफ़ेद कपड़े बहुत पहनते हैं, तो क्या साउथ और सफ़ेद का कोई कॉम्बिनेशन है कि इसीलिए उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा रहता है? ऐसा नहीं है। उनकी डेप्थ में जाएंगे तो आप समझेंगे कि उन्होंने हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे रूट्स को अभी तक छोड़ा नहीं है। उतना शो ऑफ वहाँ नहीं देखने को मिलता जितना हम बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में देखते हैं। तो वो जड़ों से अभी भी फुल्ली कनेक्टेड हैं, इसीलिए वो चीज़ों को जल्दी समेट पाते हैं, वन ऑफ द रीजंस। दूसरा इसमें एक चीज़ और है कि ये कहा जाता है कि ये जो सारी साइंसेज हैं, ये विद्याएं हैं, ये तो 100% श्योर है कि ये सनातन का जन्म है, सनातन इनको पैदा करा है और सनातन धर्म से ही ये सब चीज़ें चल रही हैं। और हम ये कह देते हैं कि इंडियंस आर बैकवर्ड्स क्योंकि हम ये चीज़ें मानते हैं, लेकिन ये बहुत जगह स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है, बहुत सारी बुक से प्रूव हो चुका है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले भी इन सब चीज़ों को मानते हैं। जो नहीं मानते थे उन्होंने भी अब मानना शुरू कर दिया। जैसे नासा की भी स्टडी आ चुकी है कि जो ओम की जो वाइब्रेशन है वो हाईएस्ट वाइब्रेशन है किसी भी और
वाइब्रेशन एनर्जी से। तो आप तो पूरी दुनिया घूमी है लगभग, तो आप मानती हैं कि वेस्ट वाले भी इन सब चीज़ों को करते हैं, लेकिन वो भी छुपा के? वो छुपा के नहीं करते, उनके करने के भी तरीके अलग हैं। बट यस, आपके क्वेश्चन का स्ट्रेट आंसर इज़ अ यस। वहाँ भी बहुत चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, कुछ उन्होंने हमसे करी हैं, कुछ वहाँ पर भी साइंटिस्ट हैं जो इस पर काम करते हैं। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सुना होगा, तो वो वहीं के साइंटिस्ट हैं ब्रायन जो उसको प्रैक्टिस करते हैं मेडिकल एलिमेंट्स दूर करने के लिए। वो आपको आपकी पास्ट लाइफ में ले जाके देखते हैं कि जब आप पर कोई और मेडिसिन का इलाज नहीं हो रहा, तो पास्ट में ऐसा कोई चीज़ है जिसने आपको रोका हुआ है। हमने भी एक केस ऐसा देखा था, एक लेडी के बहुत पेन्स हुआ करते थे और मेडिकल साइंस ने हर कोशिश कर ली थी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एक्यूप्रेशर, मतलब हर उस पर मेडिकल उपचार हो चुका था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो वी ट्राइड दिस कि टेकिंग हर बैक टू हर पास्ट लाइफ्स, और वही उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके, और वहाँ पता चला कि एक किसी लाइफ में शी वॉज टाइड अप विथ रोप्स और उनको बहुत मारा गया था। तो वो आज भी कहीं ना कहीं सेल्स में ट्रांसफ़र होके इट इज़ स्टिल लाइंग, दैट एनर्जी स्टिल लाइंग विथ हर। उनको वहीं पर उसी मोड में कहा गया कि प्लीज़ गेट रिड ऑफ इट, यहीं पर इसको कट करके वापस आइए। एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स शी वॉज दी हैप्पीएस्ट कि शी इज़ रिड ऑफ हर पेन्स। तो वेस्ट में इन चीज़ों पर बहुत काम हुआ है। मैंने कुछ समय पहले हर्मेटिक्स पर एक बुक पढ़ी और मैं हैरान थी कि वेस्टर्न, रिटन बाय अ वेस्टर्न ऑथर, और उन्होंने हमारे पंचभूतों को बैलेंस करके कंट्रोल करके लिटरली हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ये विद्या डेवलप करी हुई है। हमेश मतलब उस बुक को पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ही और इवॉल्व हो रही हूँ। मतलब कितनी डेप्थ में उसमें घुस गई थी मैं, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को समझाया था। अच्छा, अभी आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस की बात करी, क्या ये कुछ एक प्रूवन केसेस में है या ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग ये काम करता है कि हमने पिछली, जो हम कहते हैं कि हम कर्मा जिसको कह देते हैं, कि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म या बुरे कर्म जो किए हैं, क्या उसका इफेक्ट एक्चुअल में आता है? कर्मों का इफेक्ट, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम 84 अपनी योनियों पार करने के बाद मनुष्य जीवन में आए हैं। तो इस बार तो मैं मनुष्य जीवन में आया, लेकिन ऐसा तो नहीं मेरी पिछली 83वीं में जो योनि थी मैं मनुष्य ही था। तो अगर मैं मनुष्य नहीं था तो मैंने पाप नहीं किए होंगे, तो फिर मेरे ऊपर आज उसका इफेक्ट क्यों आ रहा है? और ऐसा तो नहीं है पूरे जो पिछले 83 में यूनियाँ भोग के आया हूँ उन 83 का फल मैं आज ले रहा हूँ। कर्मा एक्यूमुलेट होता है। ओके। 2-3 तरह के उसमें डिवाइडेड है, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, इस तरीके से वो डिवाइडेड है कि कौन सा कर्मा आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कौन सा आप साथ के साथ निबेड़ सकते हैं, कौन सा आप फिर भी नेक्स्ट लाइफ में लेके जाएंगे। ये थोड़ा सा बता दो कौन सा साथ के साथ निपटाया जा सकता है ताकि आगे की लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। देखिए, साथ के साथ निपटाने का तो एक ही बेस्ट सूत्र है, अच्छे कर्म करिए तो वो आपको न्यूट्रलाइजेशन में मदद करेगा। लेकिन देर आर थिंग्स जो हम कैरी कर रहे हैं, हम बोलते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ नहीं आए, हम लेके आए हैं वो पास कर्म, तो इस बार वाले भी लेके जाएंगे और जो छूट जाएंगे वो भी साथ जाएंगे। तभी कहा जाता है ना कि आपकी लाइफ में अगर गुरु की या किसी सिद्ध पुरुष की ब्लेसिंग है तो वो हेल्प कर सकते हैं आपको इन कर्मास को थोड़ा थोड़ा कोई वाइप आउट करने में, या एटलीस्ट स्ट्रांग बनाने में आपको, जब आप उस लाइफ से गुजरे। जब हम बोलते हैं चैलेंजेस आ गए, मेरे साथ ये फेज आ गया, मेरे साथ ही क्यों आया, वो क्यों का एक ही जवाब होता है कि आप खुद ही उस बर्डन को पहले से कैरी करके ला रहे हैं। तो दैट वर्क्स, दैट प्लेज विथ अस, दैट इज वन रीजन व्हाई वी हैव दीज रिपीटेड बर्थ्स। अच्छा पूजा जी, अब हम इस चीज़ से, जैसे हमारी सारी जो टॉक है या जो भी हम बातें डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चाहे उसको तंत्र मान लो, चाहे मंत्र मान लो, चाहे न्यूमरोलॉजी मान लो, एस्ट्रोलॉजी मान लो, अल्टीमेटली सबका जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, जो मैं इससे अभी मतलब निकलने की कोशिश या निकालने की जो विश्लेषण तो नहीं कहा जा सकता अभी तक, क्योंकि अभी हमारी बात चल रही है, कि मैं इससे यही निकाल पा रहा हूँ कि सारा खेल जो है वो एनर्जी का ही है। वो एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, वो नंबर्स में भी हो सकती है, वो आपके कुंडली में बैठे हुए आपके ग्रह भी हो सकते हैं, वो आपके घर का वास्तु भी हो सकता है, और उसके साथ साथ इन सबको जो कॉमनली ज्वाइंट करता है, कहते आत्मा और परमात्मा के बीच में जो है वो प्रकृति है जो हमें जोड़ती है। बिल्कुल। तो अब जो आज की डेट में इन सब के अलावा जो आप दूसरी फील्ड्स में काम कर रही हैं, जो आपने ट्राइब्स एक शुरू किया है, ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, जो 2 साल पहले हमने बात करी थी कि आप शुरू करें, और अब आप उसमें बहुत एग्रेसिवली काम कर रही हैं जी। तो इस एनर्जीज को अगर जो आपने अब ट्राइब्स में शिफ्ट किया है, क्योंकि आज के बच्चे इन चीज़ों को नहीं मानते, तो उनको कोई तो मनाने का तरीका होता है ना। और जैसे कहते हैं माँ को दूध पिलाना है, बच्चा अगर प्लेन नहीं पी रहा तो बॉर्नविटा घोल के दूध तो उसको पिलाना है। जी। तो
अब हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो लोग इस तरह से मतलब साम दाम दंड भेद से भी नहीं मान रहे, तो उनको ट्राइब्स के थ्रू आप ये चीज़ों में शिफ्ट कर रही हैं। हाँ जी, तो ट्राइब का सोल पर्पस है होलिस्टिक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। राइट। इसमें हम करियर की बात भी करते हैं, मतलब आपका जो प्रोफेशन है, आपकी करियर ट्रैजेक्टरी कैसी है, आपकी वेल्थ, क्योंकि फाइनेंशियल अबंडेंस हम हर एक को चाहिए, हमारी हेल्थ ठीक नहीं तो बाकी सब धरा रह जाएगा, हमारे रिलेशनशिप्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में रखते हैं, हमारा स्पिरिचुअल सेल्फ, और ऑफ कोर्स प्रकृति की आप बात करिए वो। तो 7 थीम्स के अराउंड ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स फॉर्म हुई है। 7 थीम्स पे जब कोई भी इंसान काम कर लेता है तो वो अपने आप को एक हायर कॉन्शियसनेस में इवॉल्व कह पाएगा, कर पाएगा, या एक जॉयफुल लाइफ जी पाएगा। हमने अपनी टैगलाइन भी रखी है रेडियंस ऑफ जॉय। अब इसका कनेक्शन हमने एंशिएंट विजडम से रखा है, हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से रखा है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP, जो हमारे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट किया, हम अपने साथ कम्युनिकेट करने की एक भाषा है। सो एंशिएंट विजडम, मॉडर्न साइकोलॉजी और NLP, इन तीनों को कंबाइन करके इन 7 कोर एरियाज ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इसको फॉर्म करके ट्राइब बनी है। और इसमें इन सारी विद्याओं को खाली अपने हिंदुस्तान यहाँ की प्रकट बनी हुई नहीं, अलग अलग देशों विदेशों में ट्रैवल जितना मैं करती रहती हूँ, उसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि उनके कल्चर से भी हमें क्या सीखने मिलता है। तो डिफरेंट कल्चर से सीखा हुआ ज्ञान, इंडिजिनियस नॉलेज, हमारी ट्राइब्स जितने पुराने ट्राइबल्स हैं उनके पास कितना ज्ञान था, उस सबको असिमुलेट करके ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स बना है, और मॉडर्न वर्ल्ड के लिए ही बना है। यंगस्टर्स के लिए भी है, हर एज ग्रुप के लिए, मतलब आई वुड नॉट डिफाइन इट इनटू अ जेंडर और डेमोग्राफिक्स, हर एक के लिए ये है। यहाँ आपके पास कोर्सेज हैं जिनका निचोड़ इन चीज़ों से ही निकला है। रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, लाइव सेशंस हैं, वेबिनार्स हैं, रिट्रीट्स हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस हैं। सो ये सब अमालगमेशन ऑफ ऑल दीज साइंसेस टुगेदर। अब जो ट्राइब्स में आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा होलिस्टिक अप्रोच की बात की जाती है, लोग आजकल होलिस्टिक में ये भी जैसे आपने NLP की बात करी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने उन सब का समावेश करके एक जगह पे उसको एक तरह से इकट्ठा कर दिया, लेकिन बात यह है कि आपने बड़ी मेहनत करके पिछले 2 साल में इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया। अब आपने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली जिन लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए, जो नॉर्मल इंसान है, उस तक इसको पहुंचने का, फैलाने का अब रास्ता क्या है, पहुंचेगा कैसे? सो 2 साल में हमने एक चीज़ करी, हमने बहुत सारा कंटेंट फ्री डाल दिया है सोशल मीडिया चैनल्स पे, पॉडकास्ट के ज़रिए, ई-बुक्स के ज़रिए, वीडियोस, हमारी शॉर्ट्स वगैरह, मतलब हर तरीके से फ्रेम किया है। ब्लॉग्स, वीकली ब्लॉग्स हम लिखने लग गए हैं, हमने इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में दिया है, हम वीकली मोटिवेशनल कोट्स कर रहे हैं, जो जिस फॉर्म में इसको समझ सके उस फॉर्म में हमने इसको फ्री में प्रेजेंट करके एक फ्लेवर दिखा दिया है आपको कि ये पूरा फ्लेवर है ट्राइब का। इसके बाद कॉरपोरेट्स हमारे टारगेट सेगमेंट है, क्योंकि कॉरपोरेट्स को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत देख रहे हैं कॉरपोरेट में, जितने सुसाइडल केसेस आ रहे हैं, पहले स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा था, अब कॉरपोरेट्स में बहुत ज़्यादा हो गया है। हाउसवाइफ्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए, ऑफ कोर्स यूथ के लिए है। हमारा 18 to 35 का अभी मैं देख रही हूँ एनालिसिस, जो उस फ्री कंटेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। सो इनके लिए हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं, हम इनको अप्रोच भी कर रहे हैं। प्लस इस फ्री रिसोर्सेज के थ्रू दे आर वेलकम टू कनेक्ट टू अस, राइट टू अस, हमारे साथ अपने सेशंस बुक करें, अपने कॉर्पोरेट्स में बुलाएं, ताकि एक साथ 25, 30, 40 लोगों को इकट्ठे एड्रेस किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को, जो वो प्रॉब्लम्स जो कंपनी ने आइडेंटिफाई करी है उनके परफॉर्मेंस रिव्यूज़ से, परफॉर्मेंस वीकली मतलब क्वार्टरली और हाफ ईयरली रिव्यूज़ से, और दी मैनेजर्स आर टेलिंग अस कि हमारी टीम में ये लैक्स निकल के आए हैं, तो इसको नीड बेस्ड बना के हम उनके लिए ट्रेनिंग्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं। अभी आपने बात करी कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उसमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं बहुत समय से ये चीज़ एनालिसिस कर रहा हूँ कि हमारे समाज में आज की डेट में डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब आप ये कहते हैं कि पहले टाइम में एक अरेंज मैरिजेज होती थी, आपस में बनी नहीं, 2 लोग जानते नहीं थे, इसलिए डिवोर्स हो रहा है। लेकिन आज के केस में डिवोर्स रेट उसमें ज़्यादा है जहाँ पे लव मैरिजेस हैं, वहाँ पे डिवोर्स का रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं इसलिए आपसे ऑथेंटिकेट करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप इन सब चीज़ों में डील कर रही हैं, जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट्स और यूथ दोनों के साथ कर रही हैं, तो ये दोनों का जो समावेश है इन्हीं 2 जगह पे मिल सकता है।
तो आपकी स्टडी क्या कहती है कि क्या कारण है कि आज की डेट में डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा है? मेरा जो मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक तो शायद ये है कि हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया। दूसरा वो है कि हम फाइनेंशियली ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो शायद हमें लगता है कि अब हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंस में ही चले हुए हैं, तो इसलिए हमें शायद पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। या एक स्टेज के बाद जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं होना, तो मैं इसके साथ रहूँ क्यों? तो आपकी स्टडी क्या कहती है मैम इसके ऊपर? रिलेशनशिप्स या शादी, इन सब की जो शुरुआत हुई थी, अगेन इफ यू गो बैक टू आवर रूट्स, इनका पर्पस था फिजिकल फॉर्म में मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को इकट्ठे लाके, कुछ कमियां आप में, कुछ कमियां मुझ में, बट व्हेन वी कम टुगेदर हम उनको कवर अप करते हैं, हम उनको फुलफिल करते हैं। मतलब हो सकता है जो दो कमियां सामने वाले में हैं वो मुझ में अगर नहीं है, तो आई फुलफिल दैट इन द अदर पर्सन एंड टुगेदर वी इवॉल्व। राइट। The sole objective was evolving together, evolving faster, evolving better. राइट। क्योंकि दोनों एनर्जीज के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनको कंबाइन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक हायर लेवल पे पहुंचते हो। कुंडलिनी का भी क्या पर्पस है? शक्ति को शिवा से मिलाना। सो रेजिंग योर वाइब्रेशंस टू अ हायर लेवल। अब रिलेशनशिप्स में धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी बात एकदम सही है, हमने इनको ना मटेरियल चीज़ों से जोड़ना शुरू कर दिया। पैसा आ गया तो तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत, रिलेशनशिप ऐसे ज़रूरतों के लिए नहीं बनी थी, रिलेशनशिप बना था हायर से यूनियन के लिए। हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव वही था। मतलब हमारे हर जवाब में इस बात का मेंशन आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्चुअल में उसका ऑब्जेक्टिव ही वही था। पेशेंस, आपने राइटली बोला, पेशेंस लेवल्स हैव गॉन डाउन। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस हैव गॉन वेरी हाई। दो लोग साथ तभी आ रहे हैं जब कोई मतलब साथ हो रहा है, मेरा, हमारा नहीं, मेरा। अगर हमारा मतलब साथ हो रहा था तो हम अलग नहीं होते। हम आ रहे हैं अपने, मेरा तरह से ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। इफ़ देर इज़ अ वाइफ हु इज़ अ हाउस वाइफ, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस ओनली, तो शी इज़ नॉट टू बी इंटरफियर। आई एम द अर्निंग पर्सन, आई एम मूविंग आउटसाइड, तो मेरी पावर, मेरी डोमिनेशन ज़्यादा है क्योंकि मैं अर्निंग मेंबर हूँ। तो मैं अब जो कमाने लग गई हूँ, वो कहती हैं भाई अगर ये रीज़न था तो अब हम भी कमाने लग गए हैं। जो आपने बात बोली कि हर एक को लगता है कि आई एम इंडिपेंडेंट विद इन माई सेल्फ। रिलेशनशिप ना इज़ अबाउट गिविंग, इट्स नॉट अबाउट रिसीविंग ऑलवेज, इट्स मोर अबाउट गिविंग। अब दो जने हैं, दोनों ही अगर गिविंग वाला एटीट्यूड रख लेंगे तो कमी तो कहीं होगी नहीं। तो ये आपकी एनालिसिस। मैं अपने पार्टनर को क्या और बेहतर दे सकूं और कैसे इस रिलेशन में खुशियां ला सकूं, दैट्स माय ऑब्जेक्टिव, और सामने वाले का भी वही है, तो परफेक्ट बैलेंस बन रहा है। बट लैक यहीं पर आ गया, वो मेरे लिए क्या कर रहा है और क्यों नहीं इसी कर में, रहा है, हाँ, या क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा प्लस है। एक और चीज़ है, हम क्या गलत है के बदले कौन गलत है पे ज़्यादा फोकस करने लगे। आज आप और मैं किसी आर्ग्यूमेंट पे बैठे तो हमारा निष्कर्ष ये नहीं निकलेगा कि लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग, हम बिजी हो जाएंगे हु इज रॉन्ग और हु इज राइट, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, तो प्यार खत्म, वो खत्म, तो रिलेशनशिप खत्म, रिलेशनशिप्स खत्म। तो ये हमारे समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती जा रही है। अच्छा पूजा जी, अभी आपकी रिसेंटली 2 अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हुई हैं, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। एक तो जो अपना अंबानीज़ की जो फाउंडेशन है और उसके साथ हिलेरी क्लिंटन की जो फाउंडेशन है, उसमें आपको मतलब इंडिया में से 10 वुमेन्स चूज़ हुई हैं, 15 चूज़ हुई हैं, तो उस 15 में एक आप भी हैं। तो क्या वो है एक्चुअल में, थोड़ा सा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, रिलायंस फाउंडेशन अंबानीज का और हिलेरी क्लिंटन की वाइटल वॉइसेस ग्लोबल पार्टनरशिप्स जो यूएस बेस्ड है, इन्होंने मिलके एक प्रोग्राम रन किया। दिस इज़ द सेकंड एडिशन ऑफ द प्रोग्राम, कि ये पूरे इंडिया से 50 लीडर्स, विमेन लीडर्स इन्होंने सिलेक्ट करी अलग अलग डोमेन से। 4 डोमेन्स इन्होंने हाईलाइट करे, उन डोमेन्स में काम करने वाली विमेन हाईलाइट करी जिन्होंने ऑलरेडी एक लेवल तक का काम एस्टैब्लिश कर लिया है, और अब ये 10 मंथ्स में उनको इस फेलोशिप के थ्रू और ज़्यादा बेहतर एक्सपोजर दे रहे हैं जिससे वो अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकें। तो माई एरिया हैज़ ऑलवेज बीन विद कम्युनिटी, विद नेचर, तो मैंने उसी डोमेन को वहाँ पर सिलेक्ट किया और अब हमारी उसमें ट्रेनिंग डीपर लेवल पे स्टार्ट हुई। कल ही हमारे रिलायंस के जो डेटा साइंटिस्ट हैं उनके साथ AI पर सेशन था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम अपनी फील्ड्स में और रेवोल्यूशन ला सकें और इनोवेशन ला सकें, रादर देन अगेन मिस यूज़ ऑफ AI करके बस अपना काम निकाल सकें। और दूसरी जो आपने बात करी वो है सरोजनी नायडू इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन अवार्ड, परसों ही मैं उसको रिसीव करके लौटी हूँ। अगेन दैट वाज टू रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली
उसमें इंटरनेशनल 100 वीमेन सेलेक्ट हुई हैं फ्रॉम 175 कंट्रीज़, जिन्होंने अगेन अपने अपने फील्ड में कुछ कम्युनिटी पर सॉलिड इम्पैक्ट प्रेजेंट किया है। सो मारवा स्टूडियोज़ जो हैं, नोएडा फिल्म सिटी के फाउंडर जो हैं, उन्होंने इस अवार्ड को स्टार्ट किया था। इसका 8th एडिशन था और वो अवार्ड अभी हमने लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, एक मैं ना चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से खुद दें, क्योंकि जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, कई लोगों के दिमाग में ये होगा कि हमने डॉक्टर तो कह दिया कि ये डॉक्टर किस फील्ड से आते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी फील्ड छेड़ी हैं। कुछ लोग आपको एनएलपी से कनेक्ट करेंगे, कुछ शायद साइकोलॉजी से करेंगे, कुछ सोचेंगे शायद आपने ऑकल्ट साइंसेज में पीएचडी कर रखी है, तंत्र विद्या बोल के आपने कॉफ भी डाल दिया होगा। वो भी डाल दिया है। और दूसरी तरफ हम ट्राइब्स की बात कर रहे हाँ हैं, जी। तो हम एक उसका 2 पर्पज़ हैं। एक तो ये थॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि सामने वाला जो बात बोल रहा है वो ऑथेंटिसिटी से बोल रहा है, उसकी उस चीज़ के ऊपर पकड़ है। और दूसरा, जो हमारा आज का यूथ कहता है कि ये सब चीज़ें जो है वो अनपढ़ लोगों के मतलब की हैं, पढ़े लिखों के मतलब की चीज़ें नहीं है, कि हम तो बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो मैं आपसे आपकी इंट्रोडक्शन खुद दिलवाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को लगे कि हम जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में रेलेवेंट हैं, लॉजिकल हैं, और अगर हमें अपने समाज को आगे चलाना है, चलाना मतलब ढंग से चलाना है, चल तो जाएगा ही, चल तो जाएगा, गिरते पड़ते तो सब चल जाते हैं, लेकिन अगर ढंग से जो बैलेंस तरीके से चलाना है, अगर उसको चलाना है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 पार्ट में आंसर होगा आपका क्वेश्चन। पहला, जहाँ आपने मेरे इंट्रोडक्शन की बात करी, मेरा प्रोफेशनली मैं 2 चीज़ों से एंगेज्ड हूँ, एक एनवायरनमेंट और एक सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट बोलते ही इट्स ऑल ह्यूमन एस्पेक्ट, ऑल कम्युनिटी एस्पेक्ट, एंड एनवायरनमेंट बोलते ही सारी प्रकृति। 2 मेरे की एरियाज़ हैं। इन्हीं को रिफ़ाइन करने के लिए मेरी पीएचडी भी जो थी वो इको टूरिज़्म पर थी उस वक्त, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़्म जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट पे, ताकि मैंने ग्रास रूट लेवल पे विलेजेस में जाके लाइवलीहुड्स बढ़ाना, उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना, साथ के साथ इंश्योर करना कि हमारे नेचर बिल्कुल हार्म नहीं हो रहा, क्योंकि टूरिज़्म उस वक्त हमने देखा था हर किस्म से नेचर को हार्म करने में, मास टूरिज़्म नेचर को स्पॉइल करने में लग गया था, और कम्युनिटी भी सफ़र कर रही थी, उनकी सेफ्टी, उनका कल्चर, सब कुछ उड़ता जा रहा था मॉडर्निटी के नाम पर। सो दिस सब्जेक्ट दैट आई चोज़ फॉर माई पीएचडी, और एक और ज़िद थी कि करनी है तो एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करनी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं करनी, क्योंकि वहाँ बहुत टफ है। वो लिटरली आपको निखार के बाहर निकालते हैं, या आप बीच में छोड़ के भाग चुके होते हैं, या आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ होता। सो वो एक चैलेंज ज़रूर लिया था कि अपनी स्टडी को और ऑथेंटिक बनाने के लिए करना वहाँ से है। उससे मैं और गाँव में और सोशल डेवलपमेंट में जुड़ी, एंड क्योंकि वहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी एस्पेक्ट्स बढ़ने लग गए और मेरे अपने करियर में जो चैलेंजेस आने लग गए वहाँ पर, फिर आई ऑल्सो वेंट बैक टू दी एंशिएंट विजडम, और तब ये ऑकल्ट साइंसेज और इनकी मल्टीपल एंड नंबर ऑफ कोर्सेज करे, नॉट जस्ट इंडियन ट्रेनर्स, इवन फॉरेन ट्रेनर्स। सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं, जो भी इस वक्त बात कर रही हूँ उसको लेके। एनएलपी के भी सर्टिफिकेशंस मैंने किए हैं। वर्ल्ड के नंबर 1 है एंथनी रॉबिन्स, उनका भी मैंने अब सर्टिफिकेशन ले लिया है, उनका कोर्स भी करके। सो दैट्स द जेन्युइनिटी ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग। और एनएलपी, साइकोलॉजी एंड एंशिएंट विजडम को कंबाइन करना, ये बहुत सारी अलग अलग कल्चर्स से भी स्टडी करना, इस स्टडी पर हमने मेहनत करी है, हमने बहुत सारी चीज़ें पब्लिश भी करी हैं, और वहीं से इसकी ऑथेंटिसिटी निकल के आती है। दूसरा एस्पेक्ट आपका कि कोई क्यों इस बात को माने या उसको पुराने ज़माने का ना समझे, एनर्जी फिज़िक्स भी मानती है, हमारे सारे साइंटिस्ट, क्वांटम फिज़िक्स अब आ गई है, एनर्जी इज़ एवरीथिंग। आइंस्टाइन ने भी इस बात को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर दें, आई एम श्योर आप किसी और की बात ना समझे तो आइंस्टाइन को ज़रूर समझेंगे, हु सेड एनर्जी इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ एनर्जी। हमें अपने वाइब्रेशंस को एज एन ऑरा हमेशा हायर पे रखना है। जब मैं लोअर एनर्जीज पे रखती हूँ ना, तभी मुझे किसी और का तांत्रिक मिसयूज़ या इनोकल साइंस का मिसयूज़ किया हुआ आके मुझे हिट करेगा। हम बोल देंगे अब मोदी जी हैं, अमेरिका के कोई प्रेसिडेंट हैं, किसी और अमिताभ बच्चन है, मतलब देयर आर सो मेनी बिग पर्सनैलिटीज़, कहेंगे क्या इनको नज़र नहीं लगती, क्या इनको इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं होता? नज़र सबको लगती है, इम्पैक्ट सबको होता है, बट कब? जब आपकी वाइब्रेशंस लो हों। हमारे ग्रह, अब शनिदेव हमारे ही कुंडली में क्यों बैठे हैं, विदेशियों की कुंडली में नहीं है क्या? या उनके स्ट्रगल्स नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, इट्स सिंपली फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने उसको अलग अलग नाम दिया है, दैट्स आवर कल्चर। ग्लोबली इट्स वन एनर्जी। आज मैं लो हूँ, इमोशनली डाउन हूँ, तो मैनी थिंग्स विल कम एंड
हिट मी, और फिर मैं और लो हो जाऊंगी. बट आज अभी मैं ऐसे अपना शोल्डर्स तान के बैठूं कि आई एम रेडी टू फाइट. हियर आई एम इन माई फौजी मोड, अग्रेसिव मोड, कि आने दो क्या आता है. वो इट हैज़ टू रिपेल बैक. वो नहीं टिक सकता, मेरे अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता. सो एनर्जी को अगर यूथ मानता है या कोई भी डेमोग्राफिक्स एनर्जी को समझता है और मानता है, वो किसी भी इस विद्या से डिनाई नहीं कर सकता. और वो लॉजिक, आपने लॉजिक की बात करी, उनको लॉजिक्स ही पसंद आते हैं. सो हर लॉजिक देने के लिए ट्राइब है. अच्छा पूजा जी, इसमें एक चीज़ जो मेरे को ना बहुत इंटरेस्ट कर रही है, शायद हमारे दर्शकों को भी करेगी, कि जितनी भी हमने डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करी, एनर्जीज के ऊपर बात करी, ऑकल्ट साइंसेस के ऊपर बात करी, ऐसा कहाँ पे आपको महसूस हुआ कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए, या कब आपको लगा कि ये भी सीखना चाहिए? क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और आपका जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है उसके साथ ये कहीं पे मैच नहीं करता. तो ऐसा क्या हुआ जो आपको इस फील्ड में आपने आने का सोचा? मैं तो नहीं कहूँगा क्यों आई, बट क्यों आने का सोचा? सो एनर्जी की गेम समझना आई थिंक हम हर एक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जितने अर्ली चाइल्डहुड से ये बात हम समझने लग जाए ना, हाउ द एनर्जी वर्क्स, तो हम अपने करियर में, अपनी लाइफ में, हर एस्पेक्ट में बहुत ऊपर जा सकते हैं. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. एनर्जी को समझने से पहले ग्राफ ऐसा ही था. आज कोइंसिडेंटली कुछ क्लिक हो गया तो हम बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं. आज कुछ क्लिक नहीं हुआ तो हम डाउन हैं. कभी हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी हम करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कभी हम रिलेशनशिप से. तो हर एस्पेक्ट को मैंने देखा कि एक फ्लूक की तरह काम कर रहा है, कुछ ठोस नहीं आ रहा उसमें. तब फिर आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू इट कि क्या है. हम हमेशा बोलते हैं ना कि इंसान का जन्म खुश, मतलब आर बेसिक नेचर इज़ हैप्पीनेस, तो हम हर चीज़ में हैप्पीनेस को ही तलाश कर रहे हैं. वो बात बिल्कुल ठीक है, पर वो आएगी कैसे? बोलना तो आसान है कि खुश रहिए, कैसे? तब उसकी रूट्स पे जाने पर मैं इस एनर्जी गेम को समझी कि चाहे वो ऑकल्ट साइंसेस की विद्या हो या हमारी और दूसरी एंशंट विजडम है या दूसरे कंट्रीज़ का कल्चर्स है, वो सब कहीं ना कहीं हमें हमारे बेस को, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने पे जोर दे रहे हैं. और उसको कंसिस्टेंटली सस्टेन करना इम्पॉर्टेंट है. आज मैं खुश हूँ, कल किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं फिर लो हूँ. इस लो के साथ आप कॉर्पोरेट में हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो हो गई, आप रिलेशनशिप्स में हैं तो आपके ब्रेकअप स्टार्ट हो गए, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस अचानक से गिरने लग गई, और फिर आप देख रहे हैं कि वो तो अमीर हुए जा रहा है और मेरे बैंक बैलेंस को क्या होता जा रहा है. सो इट्स ऑल एनर्जी. When my cells in my body, 37.2 ट्रिलियन सेल्स, अगर वो हर सेल की वाइब्रेशंस हायर फ्रीक्वेंसीज की है तो मैं कभी भी डाउन नहीं हो रही, एक कंसिस्टेंसी में चल रही हूँ. चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं, वो तो एक्सटर्नल है, दे आर कमिंग, बट आई एम मोर स्ट्रॉन्ग एंड रेडी टू फेस देम. तो ये कारण बना मेरे कॉर्पोरेट करियर होते हुए, मेरे इंटरनेशनल करियर होते हुए, कि बेसिक्स अगर हमने नहीं समझे तो बाकी मॉडर्निटी के नाम पे हमारा कभी भी कहीं भी डगमगाना बहुत नेचुरल हो जाता है. सो दोस्तों, ये थी डॉक्टर पूजा चोपड़ा, जिन्होंने जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट आज इस एक पॉडकास्ट में इकट्ठे कर लिए, उसका कारण ये था कि जिन जिन चीज़ों के ऊपर हमने बात करी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ डॉट्स उनके ज्वाइंट्स थे, वो आपस में रिलेट होते थे. तो हमारा पर्पज़ यही था कि क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ रहा है और उसके साथ में बहुत सारी लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ भी हैं, और दूसरी तरफ ये जो इतना सारा शोर मचा हुआ है, शोर मैं इसलिए कहूँगा कि आप आज की डेट में सोशल मीडिया कहीं पे भी खोल के देखो, ऑकल्ट साइंसेस की ही बात हो रही है. तो हमने उसको भी ध्यान में रखा, और यूथ जो हमारी आज की डेट में सबसे बड़ी पावर है, हमारा सबसे बड़ा एसेट है, जिसके थ्रू कोई भी कंट्री, कोई भी देश या कोई भी घर जो है वो तरक्की कर सकता है. तो उन सबको एड्रेस करते हुए हमने इन सब चीज़ों को एक अमलगामेट करके ये एपिसोड बनाया है. हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा. इसी तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए मंथन चैनल के साथ. पूजा जी, आपसे लेंगे विदा, और आज मतलब इस चैनल से विदा लेंगे, वैसे आपसे कभी विदा नहीं ले सकते. हम आपसे मिलते रहते हैं और आपको जाने अनजाने बहुत बहुत तंग करते थे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी वेरी मच.